हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स का लेक्चर नंबर 9 एंड दिस विल बी द बेस्ट लेक्चर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। सो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ शिफ्ट कर लो, यहाँ ज़्यादा सही है इसका। Alcohols, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers. Lecture number 9 and topic is physical properties of phenol. चलिए बेटा, प्रिपरेशन तो हमने फिनोल की कर ली थी, आपको पता भी होगा बहुत अच्छे से हमने इसकी 6 प्रिपरेशन ऑलरेडी की थी। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस निकालना और सीक्वेंस से देखना। मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप जितने भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, वैसे जितने भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं वो सारे लेक्चर्स देख रहे हैं फुल। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब थैंक यू सो मच आपके लिए। स्पीचलेस हूँ, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे आपको थैंक्स बोलूँ कि आप मेरी सारी बात फॉलो कर रहे हो। पता है हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, आपका प्यार इतना ज़्यादा मिला है हेलोएल्केन्स हेलोएरीन सीरीज में कि आपने 20 के 20 वीडियोस बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक देखे हैं और आपके जो कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स इतने प्यारे प्यारे हैं। थैंक यू सो मच आपको। तो इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। जैसे अभी मैं इस टाइम पढ़कर ही आया हूँ, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स, तो एकदम से आ गया वीडियो बनाने। तो अब फिर मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कभी भी बीच में से उठाकर कोई भी लेक्चर देखना मत। जब भी आपको पढ़ना हो, आप सबसे पहले क्या काम करोगे, फर्स्ट लेक्चर उठाओगे। आप अल्कोहल भी पढ़ रहे हो तो अल्कोहल बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से पढ़ना है। और अल्कोहल को डायरेक्टली अल्कोहल को मत पढ़ना। आप सबसे पहले क्या काम करना, हेलोएल्केन हेलोएरीन्स को पढ़ना। जो मैंने 12th क्लास के सारे बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ना हेलोएल्केन हेलोएरीन का, बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर। और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आप पूरे हेलोएल्केन्स के सारे लेक्चर्स फिनिश करो। चाहे एक दिन में एक लेक्चर करो, लेकिन कॉन्टिन्यूसली फिनिश करो। फिर अल्कोहल्स के सारे लेक्चर 1 से लेके कॉन्टिन्यूसली फिनिश करो, तो ही आप सीख पाओगे। आप बीच में से किसी भी टॉपिक को उठा के नहीं पढ़ सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जैसे ही ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आप एल्डिहाइड का पूरा चैप्टर ऐसे सीक्वेंस से लोगे। तो सीक्वेंस से पढ़ाई करोगे, आप सीरीज से पढ़ाई करोगे, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अदरवाइज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि ऐसा मत क्या करो कि कभी भी टॉपिक उठाया कोई सा। हाँ, आप फिजिकल केमिस्ट्री में ये कर सकते हो, आप बीच में से कोई सा भी न्यूमेरिकल्स उठा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आपने एक बार न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले देख लिया, बीच में उठा के कोई सा भी टॉपिक पढ़ सकते हो उससे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मिस्टेक मत करना, और ये मिस्टेक करते इसी वजह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न नहीं कर पाते। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फुल मार्क्स आते हैं हमेशा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो 0 नंबर, और अच्छे से मेहनत कर ली, अब भी टाइम है आपके पास, इसके बाद टाइम नहीं बचेगा। बहुत ही क्रिटिकल टाइम है 12th वाले बच्चों के लिए। आज से 2 महीने के बाद आपके प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर तो ऑलमोस्ट चला ही गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल्स और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने मेहनत कर ली तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा पछताओगे लाइफ में, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है इस दुनिया में। पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं पूछता कि हम कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्यों परेशान है, कैसे हैं। किसी को कोई मतलब होता ही नहीं है। तो आप पेरेंट्स को परेशान मत करो, क्योंकि आप परेशान होगे तो वो परेशान होंगे। मेहनत करो, आप मेहनत करोगे, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। हर मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, ठीक है। चलो, ये मुझे तो याद है, सुना हुआ था मैंने ये। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर।
अपने प्यारे से बच्चों के साथ। तो पॉइंट वाइज कराऊंगा, बहुत सिंपल वे में कराऊंगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज है भी नहीं, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। मेनली इसमें एसिडिटी ऑफ फिनोल है, बाकी सब कुछ मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो फिनोल्स होते क्या हैं? सो फिनोल्स हैं, फिनोल्स आर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स। फिनोल्स आर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स। आप इसमें लिख सकते हो फिजिकल स्टेट, एंड कलर। फर्स्ट पॉइंट, तो फिनोल्स क्या है? कलरलेस है, कलरलेस लिक्विड है या कलरलेस सॉलिड है। बट in the presence of air, in the presence of air, it turns रेडिश ब्राउन। तो एयर की प्रेजेंस में ये हो जाता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। क्यों हो जाता है ये क्वेश्चन? सो ये जो मैं बाद में लिखता हूं ना रीजन वाई ऐसा होता क्यों है, ये जरूर नोट क्या करो, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो फिनोल का हो जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से इसका प्रोडक्ट बन जाता है दूसरा बेंजोक्विनोन, इसी वजह से ये हो जाता है रेडिश ब्राउन। तो याद रखना इसको, एयर में खुला मत छोड़ देना, एयर में खुला छोड़ दोगे तो फिनोल नहीं रहेगा, कुछ और मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं, पहले बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूं फिर सोल्यूबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट, phenols have higher boiling points than aromatic hydrocarbons and halverenes। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे एलिफेटिक के केस में होता है। अब जैसे मेरे पास ये है फिनॉल, ठीक है बेटा, दूसरा है मेरे पास ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चलो टॉल्यून ले लेता हूं मैं, और तीसरा मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। तो इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फिनोल का। क्यों होगा? वाई रीजन। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फिनोल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोरीन्स। वाई रीजन? तो आपको लिखना है ये ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और दूसरों में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। यह फिनोल अब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब एक फिनोल के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे फिनोल के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, ये बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एसोसिएट, और सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज़्यादा। और दूसरे कंपाउंड्स में ऐसा होता नहीं है। अगर मैं बात करूं टॉल्यून की, तो टॉल्यून में कोई इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें होती है जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट एज अ ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्लोरीन में करूँ, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन,
यहाँ भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। अब आपको उसे बॉयल करने के लिए पहले हाइड्रोजन बॉन्ड के फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। आप इसे हीट करोगे, पहले ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स है, दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स है, जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट फिनोल्स का ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोएरिन्स। चलो अब इसे नोट करो। चलो फिर थर्ड करते हैं, सोल्यूबिलिटी। 2 पॉइंट हो गए हमारे, खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, आज का लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 मिनट का हो जाएगा। मेरी बैकबोन मेरे भाई तू। नंबर थर्ड, एसिडिटी। एसिडिटी, चलो भाई एसिडिटी की बात करते हैं। एसिडिटी का मतलब क्या है? फिनोल एसिडिक के नेचर में। भाई एसिडिटी जब तो हम इसकी चेक करेंगे जब ये एसिडिक होगा नेचर में। सो फिनोल्स आर, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। फिनोल एसिडिक है नेचर में। एंड क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों है? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करता है, बिकॉज इट रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछ ले कि फिनोल भाई एसिडिक है नेचर में, कैसे पता करोगे? क्योंकि भाई फिनोल को अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो ये H+ आयन रिलीज कर देगा, और जब ये H+ आयन रिलीज कर देगा, इसको और अच्छे से बता देता हूं। ये रहा हमारा फिनोल, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां से ही ले लेगा। अब वाटर पे लोन पेयर है तो इसका हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और ये बना देगा आपका फिनोल स्टेबल फिनोक्साइड आयन। मतलब H+ रिलीज किया इसने, और H+ जो रिलीज करते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब फिनोल एसिडिक है नेचर में, तो क्यों है? तो आप ये लिख सकते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ये थर्ड का। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके। तो सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन आएगा गिव 2 केमिकल इक्वेशन विच गिव 2 chemical equation which indicates that phenol is acidic in nature. Phenol is acidic in nature. तो देखो भाई, तुम्हें 2 रिएक्शन ऐसी बतानी है जिससे कि तुम्हें ये पता चल जाए कि फिनोल नेचर में एसिडिक है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, एसिड बेस वाली रिएक्शन करके दिखा दो, एसिड मेटल वाली रिएक्शन करके दिखा दो। एज यू नो, एनी एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, देन सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड प्लस हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन तो आप ये दिखा सकते हो। एक रिएक्शन ये होती है अगर एसिड रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ या किसी एल्केलाई के साथ, तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। बस इस रिएक्शन का आप यूज कर सकते हो। तो देखो भाई, फिनोल, अगर फिनोल एसिडिक होगा नेचर में तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट। यस, ये सॉल्ट ही बनाता है, और इस सॉल्ट का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड। फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन ये बता रही है कि एसिडिक है नेचर में। तो फिनोल्स क्या है? एसिडिक नेचर। एक रिएक्शन तो ये हो गई। बी, सेकंड रिएक्शन, तो अब आपको सेकंड रिएक्शन करके बतानी है जिससे पता चल जाएगा फिनोल एसिडिक है नेचर में।
तो बेटा ये है फिनोल प्लस NaOH से करा दो। फिनोल ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि अल्कोहल लेस एसिडिक है फिनोल से। ठीक है, अभी इसका भी बताऊंगा। तो यहां बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर। तो 2 पॉइंट हो गए एसिडिटी में। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है कि 2 केमिकल रिएक्शन बताओ जिससे पता चल जाए कि फिनोल एसिडिक है नेचर में। तो भाई ये दोनों रिएक्शन आप लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स साथ के साथ बनाओ, अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चैलेंज है मेरा, ये 3 महीने का चैलेंज है आपके साथ। अभी मुझे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए पूरा 1 मंथ हुआ है ना, मैं 2 महीने को और टाइम लूंगा आपसे और 2 महीने बाद आप 100% स्कोर करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, एक भी मार्क्स कट नहीं होगा कहीं भी। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप यार उनसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप में और दूसरों में बस ये डिफरेंस है, वो मेहनत नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, अगर आप मेहनत करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लोगे। मैं इतना ईजी, देखो ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ किसी भी बुक्स में देख लेना, किसी भी कोचिंग में देख लेना, ये मेरे बनाए हुए हैं खुद, एक्स्ट्रा एडिशनल है इसमें जो मेरी मेहनत और मेरी एफर्ट्स हैं, आपको कहीं और मिलेंगे ही नहीं है, ये भी बात है। ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाएगा कोई भी, और ऑनलाइन में तो पता है 1 लेक्चर डालते हैं 4 छोड़ देते हैं जिससे कि वो एक पैकेज खरीद लें। अब मैं ना आपको पैकेज बेच रहा हूँ ना कोर्स बेच रहा हूँ, कोई कुछ सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, केवल बस ये बोल रहा हूँ कि मैं और एक लेक्चर सीक्वेंस से डाल रहा हूँ, पूरा कंटेंट डाल रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ बिल्कुल भी बीच में। अभी तो रुक जाओ, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा एक क्वेश्चन कराऊंगा PYQ प्रीवियस ईयर के, NCERT के एक्सरसाइज, NCERT के टेक्स्ट, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, नीट JEE सब। बिल्कुल भी टेंशन ना लो, करते रहो बस जैसे जैसे करा रहा हूँ। अब ये बताओ, मेरे पास एक तो है फिनोल, ये है थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड पार्ट। एक तो है मेरे पास फिनोल और एक है मेरे पास अल्कोहल। तो कौन ज्यादा एसिडिक है ये बताना है तुम्हें। सो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। फिनोल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल के कंपैरिजन में। फिनोल क्यों है, इसके कई सारे आंसर आप लिख सकते हो। एक तो अगर एक्सप्लेनेशन आ गई तो एक्सप्लेनेशन आप दोगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के। ठीक है, तो आप ये 2 आंसर्स लिख सकते हो, 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनोक्साइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनोक्साइड आयन। तो स्टेबल फिनोक्साइड आयन के फॉर्मेशन करने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। दूसरा, क्यों करता है स्टेबल फिनोक्साइड आयन? ड्यू टू रेजोनेंस। आप लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस फिनोल फॉर्म more stable फिनोक्साइड आयन। तो रेजोनेंस की वजह से ये मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन बनाने की टेंडेंसी है इसमें, इसलिए। अब देखो कैसे बनाएगा ये, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी। तो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं, ये हो गया फिनोल। ठीक है, अब ये डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा रिंग के पास, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप देख रहे होगे ये ऑक्सीजन
और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा वीक। रेजोनेंस वीकेंड द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो जाएगा वीक। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा तो मोर H+ रिलीज होंगे। मोर H+, मोर एसिडिटी, मोर H+, मोर एसिडिटी। अब ऐसे ही 5 स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी टोटल, और उन 5 में से 3 पर तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब दोबारा से फर्दर यही होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरी स्ट्रक्चर है, इसमें भी सेम रहेगा केस। आप देख रहे होगे यहां पर क्या है, फिर से फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, तो तीनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज 2 पर आ गया। अब फिर दोबारा से डीलोकलाइजेशन होगा जब, तो डीलोकलाइजेशन जब होगा, अंदर से भी दिखा सकते हो आप इसको ऐसे, तो ये बन जाएगा आपका ये, और फिफ्थ स्ट्रक्चर वापस से ये बन जाएगी। अब आप देखना फोर्थ, फिफ्थ, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से 3 में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा, तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। वीक बॉन्ड हो गया ये, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से, और ये स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाने की कोशिश करेगा। अब होगा क्या, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो गए, मोर H+ रिलीज होंगे, मोर H+ रिलीज एंड मोर विल बी द एसिडिक, मोर एसिडिटी, ठीक। अब आपसे कोई पूछ ले भाई फिनोल ज्यादा स्टेबल है तो फिनोल ज्यादा एसिडिक है क्यों है, तो आप बता दोगे ना। आप सपोज करो ये अल्कोहल है, ठीक, अब आपने इसको वाटर में डाल दिया तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो भाई फिनोल ज्यादा एसिडिक है। क्यों फिनोल ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि फिनोल अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ये फिनॉक्साइड आयन बनाने की कोशिश करेगा। इसे कोई जरूरत नहीं है, जैसे एक को सॉल्यूशन में डालोगे H+ रिलीज करेगा, और यहाँ पे क्या हुआ, ये मिथॉक्साइड आयन बना, और ये जो मिथॉक्साइड आयन है यहाँ स्टेबलाइजेशन तो है नहीं रेजोनेंस की, तो ये क्या है, लेस स्टेबल। अब ये बना भी तो ये तुरंत H+ को फिर पकड़ लेगा, फिर ये अल्कोहल बना देगा, मतलब H+ लेस रिलीज होंगे, लेस स्टेबल, लेस H+, और लेस H+, लेस एसिडिक। अब यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में स्टेबल है, इसे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर डिलोकलाइज हो जाएंगे। अब जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा तो ही तो H+ इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अभी जब नेगेटिव चार्ज ही रिंग पे चला जाएगा, 5 में से 3 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जब नेगेटिव चार्ज नहीं होगा इस पे, ऑक्सीजन पे, तो ये अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो ये स्टेबल है अपने आप में। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन एंड मोर एसिडिक। मोर स्टेबल होने की वजह से H+ को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा अपने आप। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा इसमें। और क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे, ये क्वेश्चंस ये हैं, व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल, 2 chemical reactions which indicates that acidic nature of phenols are acidic, why। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने देखो 3 पॉइंट करा दिए, करते रहो। नोट कर लो बेटा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सब झुकता है। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ, नंबर 4th पॉइंट आई थिंक
यह है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ, यार सोल्यूबिलिटी रह गया आई थिंक, सोल्यूबिलिटी रह गया, कोई बात नहीं, इसके बाद करा देंगे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऑन एसिडिटी। तो एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है? तब सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट को जानने से पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, पुल करते हैं बेंजीन रिंग से, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो तुम ये याद भी रख सकते हो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं आपके जैसे कि एक तो NO2 सबसे इंपॉर्टेंट, यही आता है ज़्यादातर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में साइनाइड, CN, CHO, CO, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी ट्रिक ये है, इसमें देखो सब में डबल बॉन्ड मिलेगा, इसकी ट्रिक ये है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे मिथॉक्सीफिनॉल, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एमाइंस, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या इफेक्ट डालते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो भाई, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the acidity of phenol। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ा देंगे फिनॉल की। कैसे बढ़ा देंगे? देखो ऐसे बढ़ा देंगे भाई, ये है मेरे पास सपोज करो फिनॉल, ठीक है। ये है मेरे पास फिनॉल, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। यहां पे लगा दिया मैंने NO2 ग्रुप। अब यहां पर ये NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है NO2 ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जब ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, ये -R इफेक्ट शो करेगा। कौन सा? -R। जब ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा तो OH पर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन। जब डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन एटम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे कम हो जाएगी तो मोर इजीली H+ रिलीज हो जाएंगे, मोर इजीली एंड मोर H+ एंड मोर एसिडिटी। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन कम हो जाएगा, तो बॉन्ड ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो मोर एसिडिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं और मेरे पास है ये वाला, और अब ये वाला ग्रुप है मेरे पास NO2, 2 NO2 है यहाँ पर,
एक है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, एक है 2 नाइट्रोफिनॉल, यह है 2 नाइट्रोफिनॉल, ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और प्यारे बच्चों ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका कॉमन नेम भी है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अब ये बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा जिस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो आप लिखोगे more electron withdrawing group, more electron withdrawing group, more will be the acidity। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा किस पर है? इस पर है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, और उससे कम 2 नाइट्रोफिनॉल। ये हो जाएगा ऑर्डर एसिडिटी का। इसे भी लिखना, नोट कर लो बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट। ये तो बात थी जब सब्स्टिट्यूएंट बढ़ रहे थे। अब सपोज करो मैंने आपको 3 दे दिए। एक तो ये रहा, इसका नाम है 2 नाइट्रोफिनॉल, एक ये है, इसका नाम है 3 नाइट्रोफिनॉल, और एक ये है, इसका नाम है 4 नाइट्रोफिनॉल। अब इन्हें बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करो इन्हें। वहां पर तो हमने ज्यादा NO2 थे तो बता दिया था आराम से। तो देखो यहां पर एक तो ये NO2 ऑर्थो वाला, ये -R इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये पैरा वाला ये -R इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन मेटा वाले पर -R इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर है वीक -I इफेक्ट। ये केवल -I इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है ना, रेजोनेंस इफेक्ट होता है और फिनोल की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल्स यहीं तो होंगे। तो जो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा और मेटा पर जो होंगे वो इफेक्ट शो करेंगे रेजोनेंस, लेकिन मेटा वाला जो इफेक्ट शो करेगा वो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट शो। ठीक है, -I इफेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बताओ। तो आप सोच रहे होगे जो जितना पास होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। ये यहाँ पर NO2 ग्रुप पास है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, गलत। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल। उससे कम एसिडिक होगा ये 2 नाइट्रोफिनॉल, और उससे कम एसिडिक होगा, सबसे कम एसिडिक होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। देखो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये इलेक्ट्रॉन कम पुल करेगा अपनी तरफ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो ये तो सबसे कम एसिडिक हो ही गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इन दोनों में ये होना चाहिए था आंसर, लेकिन आंसर ये है। तो इसका रीजन है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल।
नाइट्रोफिनॉल। तो ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और भाई इसमें हो जाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर H+ रिलीज नहीं होते इजीली। अब जब H+ रिलीज नहीं होते तो इसका मतलब H+ रिलीज नहीं होंगे, इसका मतलब ये है ये हो जाएगा लेस एसिडिक। तो कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला ज्यादा एसिडिक है, फिर ये कम, और सबसे कम ये। तो अब अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं, जो मैंने अभी अभी पीछे ऑर्डर लिखा था, तो उनमें ऑर्डर को आप ऐसे ऐड कर सकते हो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इससे कम कौन होगा? 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल। उससे कम कौन होगा एसिडिक? अब देखो यहाँ पर ये 3 हैं, इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? 4 नाइट्रोफिनॉल। अब उससे कम कौन हो जाएगा? 2 नाइट्रोफिनॉल। और उससे कम कौन हो जाएगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब उससे कम कौन हो जाएगा? फिनॉल ही हो जाएगा उससे कम। तो ये ऑर्डर बन गया देखो पूरा का पूरा NO2 ग्रुप के इफेक्ट का। नोट कर लो भाई जल्दी जल्दी, आज मैं लेट हो गया थोड़ा सा। बस 2 टॉपिक और बचे, उस और बता देता हूँ जल्दी से। एक तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से। हमें तुमसे प्यार कितना, चलो भाई नंबर 2 या नंबर 5 5 जो भी है भाई, मुझे अब याद नहीं है, देखना पड़ेगा, फिर इतना टाइम है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG बोल देते हैं ना। सो अगर सपोज करो मेरे पास ये है फिनॉल, और अब मैं यहां पर अटैच कर रहा हूं सपोज करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये रिंग को देंगे। रेजोनेंस इफेक्ट में जो शो पार्टिसिपेट करेंगे वो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही बढ़ाएंगे। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो H+ रिलीज नहीं होंगे, तो लेस H+ लेस एसिडिटी। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो लेस H+ रिलीज होंगे, लेस एसिडिटी, लेस एसिडिटी। तो बस अब सपोज करो मेरे पास ये है फिनॉल, और ये हो गया ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, और ये हो गया फिनॉल। तो कौन ज्यादा एसिडिक है इन दोनों में? तो भाई इन दोनों में फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, ये कम है। क्यों? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे आ रही है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, H+ रिलीज नहीं होगा, तो लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। चलो एक क्वेश्चन और, यार ज्यादा लेंथी हो जाएगी। चलो अब ये बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मेटा एमाइनोफिनॉल। अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? तो देखो यहां पर मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन क्या शो करेगा? मेटा पोजीशन शो करेगा
इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मतलब यहां पर माइनस आई इफेक्ट की वजह से मोर H प्लस कहां से रिलीज होंगे, यहां से, वहां से लेस H प्लस रिलीज होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन दोनों में, मिथॉक्सीफिनोल इज मोर एसिडिक देन अमाइनोफिनोल। करो इसे जल्दी से। तो भाई दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट है ना, तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, ऑक्सीजन का। यहां पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जब ऑक्सीजन पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कौन ज्यादा करेगा, ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन है, तो यहां से ज्यादा H प्लस मोर एसिडिक। चलो भाई सोल्यूबिलिटी पे आ जाते हैं। सोल्यूबिलिटी, सो फिनोल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, तो फिनोल वाटर में सोल्यूबल है, क्यों है, रीजन ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फिनोल की, इस वजह से फिनोल वाटर में सोल्यूबल है। तो देखो ये है वाटर मॉलिक्यूल और ये है हमारा फिनोल। अब यहां पर हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बना लेगा H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, so that's why phenol is soluble in water। अब कौन ज्यादा सोल्यूबल होता है फिनोल और अल्कोहल में, बता सकते हो आप, फिनोल और अल्कोहल में कौन ज्यादा सोल्यूबल होता है? So phenol is less soluble in water than alcohols। Phenol is less soluble in water than alcohols। क्यों होते हैं? क्योंकि अल्कोहल्स में ग्रुप होता है CH3OH, स्मॉलर ग्रुप है, ये लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट है, रिपल्सन ज्यादा होगा, मतलब ये रेजिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन को। सो रीजन ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट विच रेजिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रेजिस्ट करेगा, विच रेजिस्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रेजिस्ट करेगा। ये रहा वाटर और ये है फिनोल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली नहीं हो रही है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट लार्जर है। यही छोटा सा CH3 होगा तो ये रेजिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पर C6H5, ये इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं, रिपल्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। CH3 क्या होगा, CH3 रेपल कर नहीं पाएगा इतना, तो वहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लास्ट क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is steam volatile while paranitrophenol does not। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल है, पैरानाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है इनका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है पैरानाइट्रोफिनोल का। क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इसमें नहीं होती है ऑर्थो में। तो ऑर्थो में होती है इंट्रामोलिकुलर, पैरा में होती है इंटरमोलिकुलर। तो अब यहाँ पे आ जाएगा जब क्वेश्चन तो आप बोलोगे दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, ये सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा ऐसे ही, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहाँ पर ये है फिनोल और ये है पैरानाइट्रोफिनोल। अब दूसरा पैरानाइट्रोफिनोल का जो मॉलिक्यूल है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा भाई। अब ये देखो, ये है तुम्हारा फिनोल
फिनोल और ये है पैरानाइट्रोफिनोल। अब इसका ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसका पार्शियल पॉजिटिव है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो ये मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और ये स्टीम से वोलेटाइल हो जाएगा और ये स्टीम से वोलेटाइल नहीं होगा। तो इसमें आंसर लिखोगे दिस इज ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये इजीली वोलेटाइल हो जाएगा स्टीम से, ये स्टीम से वोलेटाइल नहीं होगा, रीजन है ये। अब जब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मान लो मैंने है ना स्टिक के पूरा बंडल ले लिया और उसको तोड़ने को बोलूं तो टूटेगा नहीं, बचपन की कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब एक सिंगल लूंगा मैं स्टिक, उसको तोड़ सकता हूँ इजीली, तो ये एक सिंगल स्टिक है, इजीली इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे थोड़े से छोटे से बीकर में, वो सब एसोसिएट होंगे, उनको पहले ब्रेक करो फिर जाके वो बॉयल होगा। तो याद रखना इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल और नेक्स्ट क्लास में एक ही क्लास में ख़त्म कर दूंगा मैं सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस और फिर ईथर से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये लेक्चर आज डिलीवर किया है। आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, बहुत ही बेस्ट लेक्चर है जो कि इजीली सब तक आपको पहुंचाना चाहिए। जो बच्चे दूसरे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, उनको भी तो मिल सके बेनिफिट। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक लेक्चर डाल रहा हूँ, कोई यूट्यूब पर फुल कंटेंट नहीं डालेगा, चाहे फिर अनअकैडमी हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इन ब्रांड्स का, कोई भी नहीं डालेगा। बस एक दो लेक्चर कराएंगे, उसके बाद बोल देते हैं कि कोर्स लो, कोर्स परचेज करो, पैकेज परचेज करो। जब आपको बिना पैकेज परचेज करे हुए ईजी लैंग्वेज में बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। एक चीज़ हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मानते नहीं हो बात, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन करो, मैं वहाँ पर नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। और अभी किसी को भी वो चाहिए इस सारे के सारे डीपीपी वगैरह पीपीटी, तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिसको भी कोई भी टॉपिक या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो वो टेलीग्राम पे शेयर कर सकता है। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, गुड लक। अरे यार 1 घंटे की होगी लगभग।